नमस्कार, एस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, रालोसपा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आकाश सिंह। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस टीवी न्यूज़ नमस्कार, थैंक यू। आकाश जी, सबसे पहले तो आपको जो है बहुत बहुत बधाई, चूंकि आप टिकट पर के मामले में अगर बात करें तो तमाम रस्साकसी चल रही थी, लेकिन बावजूद आपको इसके लिए फाइनली आपका नाम सेलेक्ट हुआ। नहीं, इसलिए इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं मोतिहारी के लोगों का, जिनमें एक जन आकांक्षा थी कि जो मेरे पिताजी का यहाँ पे काम रहा है, जो उनका व्यवहार रहा है, उसके बेसिस पे वो लोग चाहते थे। आकाश जी, आप चुनाव में हैं और आपकी जो लड़ाई है वो एक ऐसे शख्सियत से है जो केंद्र में मंत्री हैं, कृषि कल्याण मंत्री हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के लिए? ये मुद्दा यही है कि वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं और 5 साल में मोतिहारी से सांसद हैं और कृषि मंत्री बने। जब वो बने थे तो मैं खुश हुआ था। हालांकि वो राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन क्योंकि मोतिहारी सबसे ऊपर है और मोतिहारी के लोग सबसे ऊपर हैं, मैं खुश हुआ था कि अब कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं तो कुछ कम से कम 4-5 अच्छे प्लांट्स लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब जनता में आक्रोश है। एक जो शुगर फैक्ट्री यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भी वो नहीं बना पाए। हम बनाना चाहते थे तो उसमें उन लोगों ने नीतीश जी से मिलकर एनओसी हमें नहीं दिया। तो लड़ाई कोई है नहीं, ये लड़ाई जो है सो बिल्कुल जनता लड़ रही है वर्सेस राधा मोहन सिंह जी। मैं मोतिहारी के लोगों का बस एक छोटा सा सिपाही हूँ। उनका मुझे स्नेह मिल रहा है। लड़ाई जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। जनता लड़ी मुख्य रूप से आपने मोती झील ये चीनी मिल की बात करी। चीनी मिल, अगर आप यहाँ से सांसद बनते हैं, आपके पिता भी सांसद थे, उन्होंने शरीयतपुर में कोशिश करी थी चीनी मिल खोलने के लिए। क्या चीनी मिल का मुद्दा जो है तमाम जगह क्षेत्र से लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे, कैसे चीनी मिल को खुलवाएंगे आप? ये बिल्कुल यही मुद्दा है। हर जगह गांव में आप जाइए तो सबसे बड़ा मुद्दा चीनी मिल ही है और लोग आक्रोशित हैं कि ये अब तक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ पे 2014 के इलेक्शन कैंपेन में, वो लोग यहाँ मोतिहारी के आपस में घर में लोगों की चर्चा होती है, चाय की दुकान पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार मोतिहारी आऊँगा तो यहाँ के शुगर मिल से जो चीनी निकलेगा उसी शुगर को मैं अपने चाय में डालूंगा और चाय पी के जाऊँगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो 1-2 बार आए भी। पिछले बार जो आए थे मोतिहारी में तो उन्होंने मोतिहारी के लोगों को अपने सभा में जाने नहीं दिया। वो बाहर गुजरात वगैरह से लोगों को लेके आए थे तो और अपमानित किया मोतिहारी के लोगों को। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद यहाँ से, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का वादा था, फिर भी नहीं हुआ। ये खाली मोतिहारी की बात नहीं, पूरे देश में ऐसी ही रही है भाजपा की जो सरकार रही है। कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ वादा खिलाफी, झूठे वादे, भ्रामक प्रचार, धर्म के नाम पे युवाओं को बरगलाना और लोगों को बरगलाना, धर्म के बीच में हिंदुस्तानियों को लड़वाना, ये खत्म हो गए। कल भी चुनाव हुआ है बिहार, सेकंड फेज का पोलिंग था बिहार में, 5 जगह पोलिंग हुई है। हमारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं सब जगह से, कार्यकर्ता लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। हम सारी सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। अभी जो 9 में 9 हुआ है, 9 में 9 हम जीत रहे हैं। ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव है और आप खुद एक युवा हैं और बेरोजगारी इस देश में एक बड़ा मुद्दा है। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? और अगर कांग्रेस पार्टी या आपके महागठबंधन के समर्थन से अगर यहाँ पे सत्ता में आती है तो किस तरह से इन मुद्दों को आप लोग लेकर के रख रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। ये बेरोजगारी भी इनका एक मुद्दा था। बीजेपी वालों का कहते थे कि 2 करोड़ हम हर साल में नौकरियां देंगे, क्या क्या देंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उद्योगीकरण, जो कि हमारे देश में रुका हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद है ऑलमोस्ट जब से ये लोग आए हैं सत्ता में। मोदी जी अपना विदेश घूमते रहे, कुछ हुआ नहीं। अभी जो कांग्रेस पर, ये जैसा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के चेयर का ये चुनाव है भारत सरकार, तो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और मेरी पार्टी RLSP उसके साथ है कि जो इनकी न्याय योजना ये लेके आ रहे हैं कि इस देश में जो सबसे गरीब तबका है, तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, ऐसी गरीबी जिसमें आपके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, वो गरीबी हमेशा के लिए इस देश में हट जाएगी इस नई वाली योजना से। क्योंकि 72,000 रुपये हर साल हर एक गरीब को दिया जाएगा। जो नीचे के 25 करोड़ लोग हैं, डायरेक्टली उनको ये अफेक्ट करेगी चीज़ें। जब ये पैसा उनके पास जाएगा तो वो इससे क्या खरीदेंगे? कपड़े खरीदेंगे, कोई जूता खरीदेगा, कोई बेल्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा। और हर वो वस्तु जो
एक जीविका चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो उससे वो खरीदेंगे। तो जब वो खरीदेंगे 25 करोड़ लोग, तो उसकी डिमांड मार्केट में चाहिए। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। इतनी सारी चीज़ों को ये करने के लिए उसमें फर्दर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बाकी आप देख रहे हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट तो एक एक मुद्दा है शहरी भारत में और बी टाउन्स में, लेकिन जो हमारा भारत है वो गांव में रहता है। तो सबसे ज़्यादा परेशान एक बेरोजगारी का मुद्दा है और दूसरा किसान का मुद्दा। किसान का सबसे बड़ा जो है जो समस्या है, ऐसा किसान सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मोतिहारी में भी 2 लोग सुसाइड किए। उस पर राधा मोहन सिंह जी, यहाँ कृषि मंत्री का बयान था कि परेशानी के कारण सुसाइड नहीं किए हैं, नापुंसकता के कारण और प्रेम प्रसंग में लिप्त थे किसान। ऐसा घटिया उन्होंने बयान दिया। हमारे मैनिफेस्टो में है कि एग्रीकल्चर बजट जो है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, यूपीए की सरकार बनती है, तो जैसे रेल बजट अलग होता है वैसे किसान के लिए एक अलग बजट होगा। ये मुझे लगता है कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। भारत किसानों का देश है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे किसान की समस्या बहुत हद तक सॉल्व होगी। बाकी 5 राज्यों में हमारा जो चुनाव हुआ था, राहुल जी ने प्रॉमिस किया था पूरे देश के सामने कि हमारी सरकार बनती है तो मैं किसानों का ऋण माफ़ी जो है वो 10 दिन में माफ़ करूँगा, और माफ़ किया मात्र 2 दिन में। जो हमारा इतिहास रहा है, जब यूपीए 1 की हमारी गवर्नमेंट थी उसमें भी हम 550 रुपये का जो एमएसपी था वाजपेयी जी के समय में, मेरे पिताजी कृषि मंत्री हुआ करते थे उस ज़माने में, डायरेक्ट उसको 1100 पे ले गए। वो 72,000 करोड़ लोन की माफ़ी की गई। एज अ मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम मोतिहारी एंड इंडियाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मोतिहारी में हर जगह क्रय केंद्र खुले हुए थे। हर पंचायत में सरकार खुद खरीदती थी। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। शुगर मिल के मालिकों के यहाँ 90 करोड़ रुपया बकाया है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर यहाँ पे खुलवाया और उसकी स्थिति अब अच्छी नहीं है, क्योंकि ये खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी उसको आगे कुछ लेके नहीं गए। तो हम किसी भी सेक्टर की बात करें, कुछ नहीं हुआ है देश में, और मोतिहारी में तो खासकर कुछ नहीं हुआ है। उनका दावा है, वो कहते हैं कि जो है हमने मदर डेयरी लाया और जो है पिपरा में कृषि अनुसंधान केंद्र और पिपरा कोठी को जो है एक तरह से एस्टेब्लिश किया। तो ये सब वो विकास के काम गिनाते हैं कि उनके तरफ से हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? वो पहले से आना था वो चीज़, और मदर डेयरी की जो ये बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले से भी यहाँ पे सुधा है। एक ठीक है, थोड़ा सा कुछ मदद मिला है कि एक कंपटीशन आया मोतिहारी के मार्केट में, मिल्क के मार्केट में, सुधा वर्सेस मदर डेयरी। एक कोई इतनी बड़ी उपलब्धि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये है। बाकी एक और उनकी उपलब्धि है कि वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का सांड लेके आए थे मोतिहारी में, कि एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोतिहारी के लोगों के लिए वो एक सांड लेके आए थे 1.5 करोड़ रुपए का। उसकी मार्केटिंग भी करते थे। फिर जनता में आक्रोश हुआ इस बात का, तो फिर उन्होंने मार्केटिंग उस चीज़ की बंद कर दी। मोती झील भी एक शहर का मुद्दा है और इसके लिए तमाम लोग जो है लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन अब तक जो है वो जो उसको लेना चाहिए रूप वो नहीं ले पाया। उसके जीर्णोद्धार के लिए आपके नज़र में कुछ प्लानिंग है, कुछ उसके बारे में सोचे हुए? बिल्कुल, मैं झारखंड को बिहार का ही पार्ट मानता हूँ, और उसी प्रकार से एक हजारीबाग शहर है बिहार में और एक मोतिहारी है, जहाँ पे शहर के बीचों बीच झील है, सुंदर झील। मोतिहारी का बिल्कुल दिल है मोती झील, और उसमें इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। लोग यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं कि वो एक करप्शन का अड्डा बन के रह गया है। तो उसका जो है सो साफ सफाई कराना, उसमें नाव चलवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, कि लोग जब वहाँ से गुजरें तो लगे कि सही में ये मोतिहारी का दिल है। जी, आप युवा हैं और विदेशों में आपने पढ़ाई करी है। एजुकेशन के संदर्भ में ये कहा जाए तो यहाँ का जो सेशन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी की अगर बात करें मुजफ्फरपुर की, तो 3-3 साल लेट सेशन चल रहा है। 3 साल का कोर्स जो है 5 साल 6 साल में स्टूडेंट कर रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ करेंगे, कुछ प्लानिंग योजना है? जो एजुकेशन सेक्टर मोतिहारी में या बिहार में हम बात करें, पूरी तरीके से ढह चुका है, गिर चुका है। तो आपके पिताजी पढ़ते होंगे बिहार में, मेरे पिताजी पढ़ते, तो उस समय व्यवस्था कुछ ठीक थी। और मैं अपने भाषणों में मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कि यूनिवर्सिटी तो बाद का चीज़ है। यूनिवर्सिटी बच्चे बाद में जाते हैं, पहले स्कूल में पढ़ते हैं। तभी हम लोग सबने देखा 2 साल पहले यहाँ क्या हुआ, कि सब बच्चे यहाँ चीटिंग करके पास करते थे। सबको 90% सब टॉपर्स होते थे। आपके जैसे मीडिया किसी साथी बच्चे से पूछते थे कि कोई फिजिक्स का टॉपर है, बोलो फिजिक्स के बारे में क्या जानते हो, तो बच्चों का जवाब होता था कि कद्दू बनाना सिखाते हैं, करेला काटना सिखाते हैं, ये जवाब होता था। मीडिया के माध्यम से
हल्ला गुल्ला हुआ, फिर स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई, सरकार को झुकना पड़ा। उसमें हमने क्या देखा कि 65% बच्चे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल कर गए बिहार में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बताइए, सिखाइए कि 204 कंट्री है दुनिया में और हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं। तो हमारे देश के सारे राज्य और दूसरी कंट्रीज़, क्या कोई ऐसी जगह है दुनिया में बिहार को छोड़ के जहाँ 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, बोर्ड एग्जाम के बच्चे 65% फेल कर जाते हो? आप आज कांग्रेस पार्टी की सरकार 50 साल रही, इस देश में आज़ादी हुई, हम 50 साल में यहाँ तक आए हैं कि दुनिया की आज हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी टर्म्स में और 6th लार्जेस्ट डॉलर टर्म्स में। तो अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 5 साल में, अगर पूरी बिहार एक पिछड़ा राज्य है बड़े राज्यों में, फोकस भारत सरकार कर दे तो सारे हम सड़क बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यदि आपका ये एजुकेशन सेक्टर खराब है, जहाँ आपके बच्चे 65% फेल कर रहे हो, तो आप एक नहीं बल्कि 2-3 जनरेशन खराब कर देते हैं कि आपके पास वो दिमाग आएगा नहीं। बिहार के लोग बहुत ही ब्राइट होते हैं, आप सब जानते हैं। हमारा इतिहास रहा है, भारत का इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि बिहार का इतिहास। 80% जो इतिहास हमारे देश का है 5000 साल का या 10,000 साल का, वो जो गौरवशाली इतिहास है वो सिर्फ हमारा इतिहास है, बिहार की मिट्टी का। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी और आज के ज़माने में 65% बच्चे ये बोर्ड का एग्ज़ाम फेल कर रहे हैं। विकराल स्थिति है, बहुत गड़बड़ है, कुछ नहीं है, सब नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आकाश जी, आप युवा हैं और जो नए ज़माने के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन एक दो सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है जातीय गणित होता है और ज़मीनी स्तर से जुड़े जो है लोग पहले से रहते हैं, उनको जो तवज्जो दी जाती है। आप युवा हैं, वो बैलेंस कैसे बिठा पाएंगे आप राधा मोहन सिंह के मुकाबले? देखिए, जाति और धर्म के नाम पे बांट के लोगों को राजनीति करना, ये सब संस्कार भाजपा के हैं। यूपीए में, कांग्रेस में, मेरी पार्टी आरएलएसपी में और जितने भी हमारे दल सहयोगी दल हैं, महागठबंधन में आरजेडी हो, हम पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, ये संस्कृति हमारी नहीं है। और यदि होती तो ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन को एक ही जाति का कोई वोट मिल रहा हो या 2 जाति का मिल रहा हो। वो तो पूरे बिहार के लोग हमारे साथ हैं। मैं चल रहा हूँ, मैंने अपना नॉमिनेशन किया तो उसमें हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे मेरे साथ। लोग जो चल रहे हैं, जो लोग मुझे प्यार से अपने घर बुला रहे हो, हर जाति हर समाज के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बीजेपी की संस्कार और संस्कृति है। तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो राधा मोहन सिंह के मुकाबले आपको एक जो है कमज़ोर खिलाड़ी, नया खिलाड़ी लोग समझ रहे हैं। कैसे इस चुनौती को आप ले रहे हैं? नहीं, मैं वो खिलाड़ी हूँ जिसे खास करके महागठबंधन ने चुना है, ये समझ के कि राधा मोहन सिंह को यही 27 साल का युवक हरा सकता है। और ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये जो स्नेह मुझे मिलते आया मोतिहारी की जनता से, ये मैं उसका बयान कर रहा हूँ। तो ये जितनी उनकी मार्केटिंग करना है उनको करने दीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि वो 3 लाख वोट से मेरे से पीछे रहेंगे। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी, आपका जो है जब नॉमिनेशन के लिए आप गए थे तो आप दोनों जो है का आमना सामना हुआ और आपने आशीर्वाद लिया उनसे, ऐसा बताया जा रहा है। कैसे मुलाकात हुई थी, उस क्षण को थोड़ा सा आप शेयर करें। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हम नॉमिनेशन का दिन था, उनका भी उसी दिन नॉमिनेशन था, वो अपना करके निकल रहे थे तो मैंने उनको देखा तो अपना प्रणाम किया, यही बात थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? अब छोड़िए, ये सब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी, इन मुद्दों पे खुल के बात नहीं करना चाह रहे, जाहिर सी बात है चुनाव है, लेकिन एक अच्छा ये माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ कि दोनों प्रत्याशी एक जगह इकट्ठा हुए। और जैसा कि आकाश जी भी बता रहे हैं कि जो है वहाँ पे बातें हुई। तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि अक्सर जो है एक दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या जो तमाम जो नीचे लोग रहते हैं, आम जनता आपस में भिड़ जाते हैं। तो इन सब से ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव अपने जगह पे है। लेकिन नॉमिनेशन के दिन भी एक मिसाल कायम की गई यहाँ की जनता के द्वारा। दोनों पार्टियों का, महागठबंधन और बीजेपी का नॉमिनेशन एक ही दिन था, लेकिन बावजूद इसके जनता ने पूरी शालीनता के साथ बिना किसी हुटिंग के और किसी तरह का चीज़ों को अंजाम दिए, नॉमिनेशन को अंजाम दिया, उस प्रक्रिया को। आकाश जी, आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? मैं जीत चुका हूँ। आप घूमिए मेरे साथ, चलिए आप मेरे साथ मार्केट्स घूमिए, गांव घूमिए, अब तब आपको पता चलेगा। चुनाव यहाँ पे सिर्फ एक औपचारिकता बची हुई है, मैं जीता हुआ हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मुझे लोग प्यार कर रहे हैं मोतिहारी में, बचपन से करते आ रहे हैं, उस स्नेह पे मुझे कॉन्फिडेंस है।
आखिर में और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बात पे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया राधा मोहन सिंह जी ने मोतिहारी में, और सब जनता के सामने मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। काम नहीं किया है, लेकिन आपकी जो यहाँ पे आप आए और इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, वो काफ़ी लेट शुरू किया, क्या इन चीज़ों का नुकसान भी होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे 5 तारीख को आ गया था, 6 तारीख को, और हमारे यहाँ वोटिंग 12 को है, 12 मई को है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो लोगों को टिकट मिल ही रहे हैं जी, अभी, 1-2 दिन पहले ही टिकट का। सफिशिएंट टाइम है आपके पास हाँ, कैंपेन के लिए? मोतिहारी मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं है। हमारा, मेरे परिवार का यहाँ पे काम किया हुआ है, व्यवहार है। ऐसे थोड़ी ना कि मोतिहारी में कोई आ जाए हैं। 15 साल से मोतिहारी के लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। पिताजी ने जो काज किया उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आकाश जी, इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आकाश सिंह, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। दावे दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों जो प्रत्याशी हैं, जब जितने भी प्रत्याशी हैं सबके तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अंत में जनता को तय करना है कि वो क्या कुछ करेगी।